ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 4 सूत्र हमने पूरे किए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं उसकी चर्चा पिछले चौथे सूत्र में हमने समझने का प्रयत्न किया। नेटवर्क के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण से नेट ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, इसलिए विलंब हो गया है। तो प्रमाणों की चर्चा हो रही है। 4 प्रमाण बताए थे। प्रमाणों का विभाग किया था प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और इन 4 विभागों के प्रमाणों में पहला विभाग प्रत्यक्ष को लेकर के चर्चा हुई। लंबी चर्चा हुई है, प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा की है। उसके बाद 5वें सूत्र में उसके बाद में क्रम प्राप्त अनुमान प्रमाण की चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात अनुमान प्रमाण का लक्षण करना चाह रहे हैं कि अनुमान को अनुमान क्यों कहते हैं, उसका लक्षण किया जा रहा है। अनुमान प्रमाण की परिभाषा की जा रही है कि अनुमान होता कैसे। तो पृष्ठ संख्या 17 है, अनुमान लक्षणम, ये शीर्षक बनाया है। सूत्र है 5वां, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टम च। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं च। तो कहा जा रहा है अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टम च, ये सूत्र के पद है। अथ का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण को बताने के पश्चात। ये पश्चात अर्थ में आता है यहाँ पर, बाद में। प्रत्यक्ष प्रमाण को बताने के बाद में अब अनुमान प्रमाण को बताना चाह रहे हैं। तो वो जो अनुमान है उसके लिए एक शब्द दिया है तत्पूर्वकम। तत्पूर्वकम, तत्शब्द जो है ये सर्वनाम है, और सर्वनाम शब्द का प्रयोग तब करते हैं पहले संज्ञावाची शब्द का प्रयोग होता है। राम गांव जाता है, वह सबको पूछता है। अब वह ये जो है ये सर्वनाम है। अब वह कौन, इससे पहले जो राम संज्ञा का प्रयोग किया है उसको संकेत करेगा। तो ऐसे ही तत्शब्द जो है ये किसको संकेत करेगा, तो आपके मन में आना चाहिए इससे पहले क्या बताया गया, प्रत्यक्ष को बताया गया, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा हुई है। तो अब तत् का मतलब है तत्प्रत्यक्षम, ऐसा है। तो तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम। तत्पूर्वकम का मतलब होगा प्रत्यक्ष पूर्वक। तत्पूर्वकम शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष पूर्वक, अर्थात अनुमान में प्रत्यक्ष भी साथ में जुड़ेगा। वो अनुमान कहलाएगा जिसमें अनुमान से पहले प्रत्यक्ष भी है। तो कहते हैं तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम। तो तत्पूर्वकम अनुमानम भवति, ऐसा इसका अर्थ होगा। तत्पूर्वकम अनुमानम भवति, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है। अब वो प्रत्यक्ष पूर्वक जो अनुमान होता है
वो केवल एक प्रकार का नहीं होता है, तो उसके लिए कहा त्रिविधम, वो 3 प्रकार का अनुमान होता है। तो तत्पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम भवति, ऐसा इसका अर्थ होगा। तत्पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम भवति, उस प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान 3 प्रकार का होता है। तत्पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम भवति, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन है, उसके तीनों का नाम गिनाया है। एक है पूर्ववत, दूसरा है शेषवत, तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। ये 3 नाम है, सामान्यतो दृष्ट, शेषवत और पूर्ववत। तो इनके नाम हैं, अनुमानों के नाम हैं कि ये 3 प्रकार का अनुमान होता है, तो उनके नाम बताए हैं। एक का नाम है पूर्ववत अनुमान है, एक का नाम है शेषवत अनुमान है, और एक का नाम सामान्यतो दृष्ट नामक अनुमान है। ये अनुमान के नाम हैं, अनुमान प्रमाण के। तो तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम भवति, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है, अर्थात अनुमान में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान होगा, ये याद रखना। क्योंकि अनुमान के बारे में पीछे आपने समझा है ना, अनुमान किसको कहते हैं। हाँ, एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को हम समझते हैं, उसी का नाम अनुमान है। तो अनुमान कैसा होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, यानी अनुमान से पहले कुछ प्रत्यक्ष करते हैं और उस प्रत्यक्ष के अनुसार ही अनुमान होगा, इसका ही अभिप्राय है। पकड़ में आ रहा होगा। इसलिए तत्पूर्वकम का अर्थ है प्रत्यक्ष पूर्वकम। और वो अनुमान कितने प्रकार का है, त्रिविधम, 3 प्रकार का है। तत्पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम भवति, ऐसा एक वाक्य बनेगा। प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान 3 प्रकार का होता है। वो 3 प्रकार कौन से हैं, तो एक प्रकार का नाम पूर्ववत है, दूसरे प्रकार का नाम शेषवत है, और तीसरे प्रकार का नाम है सामान्यतो दृष्ट। अब पूर्ववत किसे कहते हैं, शेषवत किसे कहते हैं, और सामान्यतो दृष्ट किसे कहते हैं, ये स्वयं भाष्यकार महर्षि वात्स्यायन इनकी व्याख्या करेंगे। क्योंकि मैं एक शब्द में नहीं बोल सकता हूँ पूर्ववत, क्योंकि पूर्ववत भी दो प्रकार से इसकी व्याख्या हो सकती है। पूर्ववत शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से होती है, शेषवत की व्याख्या भी 2 प्रकार से हो सकती है, और सामान्यतो दृष्ट की व्याख्या भी 2 प्रकार से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वात्स्यायन स्वयं 2 प्रकार के अर्थ बताएंगे। पूर्ववत के 2 अर्थ बताएंगे, शेषवत के भी 2 अर्थ बताएंगे, और सामान्यतो दृष्ट के भी 2 अर्थ बताएंगे। इसलिए पूर्ववत शब्द का मतलब क्या है, वो अभी आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले सूत्रार्थ को समझ लीजिएगा। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। तो सूत्र का अर्थ बनेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत जो अनुमान होता है वह प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, और वह 3 प्रकार का होता है। और वो प्रकार है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट है। ये सूत्रार्थ बताया मैंने, फिर बोलता हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत प्रत्यक्ष पूर्वक 3 प्रकार का अनुमान होता है, और वो प्रकार है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट है। फिर बोलता हूं मैं, अलग अलग ढंग से बोल दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत प्रत्यक्ष पूर्वक 3 प्रकार के, अर्थात पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट नाम से 3 प्रकार का अनुमान होता है, ऐसा भी बोल सकता हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण के उपरांत प्रत्यक्ष पूर्वक
तीन प्रकार वाले पूर्वत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट वाला अनुमान होता है। किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हो, अनेक प्रकार से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रत्यक्ष पूर्वक तीन प्रकार का जो अनुमान है वह पूर्वत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट होता है। प्रत्यक्ष का अनुसरण करने वाला वह अनुमान, प्रत्यक्ष का अनुसरण करने वाला वह अनुमान तीन प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष का अनुसरण करने वाला, प्रत्यक्ष का अनुसरण का मतलब है प्रत्यक्ष के पीछे पीछे चलने वाला, अर्थात पहले कुछ प्रत्यक्ष होता है, उसी के पीछे अनुमान हो रहा है। तो प्रत्यक्ष का तत्पूर्वकम का अर्थ है प्रत्यक्ष का अनुकरण करने वाला या अनुसरण करने वाला तीन प्रकार का जो अनुमान है वह पूर्वत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट होता है। कितने ही प्रकार से मैंने आपके सामने रखा है, बस आपको इतने समझना है। अनुमान तीन प्रकार का होता है और उसके ये तीन नाम हैं, और जो भी ये तीनों प्रकार के अनुमान हैं, इन अनुमानों में पहले प्रत्यक्ष भी होता है, और वो जो प्रत्यक्ष होता है उसको लिंग कहते हैं, और जिसका अनुमान होता है उसको लिंगी कहते हैं, जो आपने पहले समझ लिया था। लिंग से लिंगी का बोध जहाँ होता है उसे अनुमान कहते हैं, और लिंग जो है प्रत्यक्ष होता है और लिंगी अप्रत्यक्ष होता है। लिंग से लिंगी का ज्ञान होता है। लिंग का मतलब है चिन्ह, सिंबल, किसी के थ्रू हम किसी को समझना चाहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, योगेश जी का मकान कहाँ है? टंकारा में। अरे वो जो मंदिर था ना, आपको पता है मंदिर कहाँ? यहाँ है, बस उस मंदिर के बगल में बिल्कुल आप देख लो, उन्हीं का घर दिखाई देगा। तो अब मंदिर जो है वो लिंग बन गया, मंदिर के बगल वाला, क्योंकि छोटे छोटे मंदिर होते हैं ना आजकल, छोटे छोटे मंदिर होते हैं, तो मंदिर के बगल में आपने वो मंदिर देखा ना, छोटा सा मंदिर? हाँ देखा हूँ जी। बस उसके बगल वाला जो मकान है वही योगेश जी का है। तो अब वो जो योगेश जी का मकान है वो उस मंदिर के बगल वाला, तो मंदिर को हमने क्या बनाया? सिंबल बनाया। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण दिया, यहाँ अनुमान नहीं हो रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। लिंग का मतलब, सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही जैसे लिंग वहाँ चिन्ह है, वैसे यहाँ पर भी लिंग का मतलब चिन्ह। उस चिन्ह को तो हम देख रहे हैं, पर उस चिन्ह के पीछे छुपा हुआ जो है पदार्थ, वस्तु जो भी है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मैं एक और दूसरा उदाहरण देता हूँ कि एक पेड़ की टहनी दिखाई दे रही है आपको, पेड़ की, पीपल का या बरगद का कोई भी एक पेड़ है, उसकी टहनियाँ दिखाई दे रही हैं 2, 4, 5, और उसके पीछे जो है वृक्ष, पूरा वृक्ष है, बड़ा वृक्ष तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर उसकी टहनियाँ दिखाई दे रही। अब वो जो टहनियाँ जो देख रही हैं आप, उसकी शाखाएं, 2, 4 शाखाएं, उससे आपको पूरे वृक्ष का अनुमान हो जाएगा। तो वो जो शाखाएं हैं वो लिंग है, पहचानने के चिन्ह है, सिंबल है। किसको पहचानने का? वृक्ष को। तो ऐसे ही लिंग जो होता है उसको चिन्ह कहेंगे, पहचानने का सिंबल कहेंगे, हाँ, और वो प्रत्यक्ष होगा, और उससे पूरी लिंग यानी वो चिन्ह जिसका है वो पूरा का पूरा पदार्थ, वस्तु या जो भी है उसका आपको ज्ञान होगा। उसी ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो इसलिए कहा यहाँ पर तत्पूर्वकम अनुमानम भवति, अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, प्रत्यक्ष के अनुसार होता है। कोई ऐसा अनुमान नहीं होगा जिससे पहले कोई प्रत्यक्ष ना देखे हम। हाँ याद रखना, कोई ऐसा अनुमान नहीं हो सकता जिसमें प्रत्यक्ष नहीं होता हो। वो कोई भी सिंबल होगा वो प्रत्यक्ष होगा, और बाकी जो लिंगी होगा वो अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि अनुमान का सिद्धांत ये है कि प्रत्यक्ष पूर्वक होगा। ये याद रखना, जिसका भी हम अनुमान करेंगे वो प्रत्यक्ष पूर्वक होगा। ये अलग बात है, आगे जाकर के आपको समझ में आएगा। वो प्रत्यक्ष आपको भी हो सकता है, वो मेरे को भी हो सकता है, वो भगवान को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है।
पर किसी को तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो आगे समझने का प्रयत्न करेंगे आप। तो सूत्रार्थ आपके सामने आ गया है। अब भाष्य को देखते हैं। तत्पूर्वकमिति, ये जो सूत्र में तत्पूर्वकम शब्द आया है उसको समझा रहे हैं। तत्पूर्वकमिति, ये जो तत्पूर्वक शब्द है, अनेना अर्थात इस तत्पूर्वक शब्द के द्वारा क्या समझना होता है? लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम। वो कहते हैं लिंग और लिंगी का जो संबंध है उसको दर्शनम देखना होता है। लिंग और लिंगी का जो संबंध है परस्पर, उस संबंध को दर्शनम देखना होता है हमें। जैसे धुआं और अग्नि, तो धुआं लिंग है और अग्नि लिंगी है, और इन दोनों का परस्पर संबंध है और उस संबंध को हम देखते हैं। उस संबंध को न्याय दर्शन की भाषा में कहते हैं व्याप्ति। व्याप्ति नियम कहते हैं इसको। व्याप्ति नियम का मतलब जैसे जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, इसको कहते हैं व्याप्ति नियम। अर्थात ये व्याप्ति का मतलब है सब जगह व्याप्त होगा। ऐसा नहीं होगा बिना धुएं की कोई अग्नि नहीं हो सकती, मतलब कहीं अग्नि और उस वहां धुआं नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जी, आजकल की टेक्नोलॉजी है, वहां पर अग्नि अग्नि दिखेगा आपको, धुआं कुछ नहीं दिखेगा, आपकी आंखों को नहीं दिख रहा है, वो एक अलग बात है। मतलब धुआं मतलब वो जिस कलर में जैसा आप देखते हो धुआं वैसे ही कलर में दिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, पर धुआं तो होगा। बिना धुएं के अग्नि नहीं होती। मतलब कहीं धुआं नहीं और अग्नि है ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई कहे जी मैं जहाँ अग्नि जल रही है वहाँ धुआं को लेकर के एक मैं भर दूंगा किसी में, और उसको दिल्ली में धुआं को भर लूंगा और अहमदाबाद में उस धुआं को खोल दूंगा उस पोटली में से, और धुआं निकल रहा है, उसको देख करके अग्नि का अनुमान होगा? बिल्कुल होगा, अग्नि है जी, बिल्कुल है। वो धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान होगा, अग्नि है। ये जरूरी नहीं है वहीं पर हो, वो अग्नि कहीं भी हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जरूरी नहीं है ना वहीं पर हो अग्नि। इन सारी संभावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। आप अनुमान में फेल नहीं हो सकते यदि सिद्धांत को नहीं समझोगे। भाई धुआं कहीं से तो लाया होगा ना आपने, वहां अग्नि है, तो धुआं बिना अग्नि के नहीं हो सकती। मतलब धुआं बिना अग्नि के नहीं हो सकता है ना। तो अब उस धुएं को भर लिया आपने किसी में, और उसको ले जाके कहीं भी, चाहे यहाँ भारत में भर करके और ह्यूस्टन में आप छोड़ दो उस धुएं को, ठीक है जी, अमेरिका में, तो भी उस धुएं के पीछे अग्नि तो है। अब ये अलग बात है वो अग्नि कहाँ है। अगर मैं वहाँ धुआं निकल रहा है जी, वहाँ अग्नि है, जरूर है, ऐसा अगर आप सोचते हो तो ये आपकी गलती है सोचने वाले की। आपको ये भी तो संभावना करनी होगी ना कि धुआं तो निकल रहा है, हो सकता है वहाँ उस धुएं के जगह पर अग्नि ना हो और कहीं भी हो। कोई भी शातिर आदमी जो है धुआं को ले आ करके वहाँ निकाल रहा हो। ये भी तो आपको सर्वांगीण दृष्टिकोण से, ऑल ओवर दृष्टि से आपको सोचना पड़ेगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप सब लोग? ऐसे नहीं कि आप आंख मीच करके हाँ वहाँ जरूर होगी अग्नि, और आप जा करके देखा तो धुआं तो निकल रहा है लेकिन अग्नि तो है ही नहीं है, तो आपका अनुमान फेल हो जाएगा। ऐसा नहीं, अनुमान कभी फेल नहीं होगा, अनुमाता फेल हो सकता है। मतलब अनुमाता का मतलब समझ रहे ना, प्रमाता जिसको कहते हैं। प्रमाता का मतलब है अनुमाता, अनुमान करने वाले को प्रमाता कहते हैं। या तो प्रमाता का हो अनुमाता का हो, एक ही बात है। यानी अनुमान करने वाले को अनुमाता कहोगे, प्रमाता का मतलब सभी प्रमाणों के लिए जानने वाला प्रमाता, और एक प्रमाण को समझना है तो वो कौन सा प्रमाण? अनुमान, तो अनुमाता कहलाएगा वो। अनुमाता मतलब अनुमान करने वाला, या ऐसे प्रत्यक्ष करने वाला, शाब्दार्थ को समझने वाला, शब्द को समझने वाला, शाब्दिका कहलाएगा, प्रात्यक्षिका कहलाएगा, अनुमाता कहलाएगा। ऐसे तो अलग अलग शब्द होते हैं उसके लिए। तो ये हम सबको समझना पड़ेगा हमको कि हम कहीं गलती तो नहीं कर नहीं बैठे। गलती अगर करेंगे तो वो प्रमाण में दोष नहीं लगा सकते आप, प्रमाता में दोष होगा। अनुमान करने वाला में दोष है, उसने सारे कारण नहीं लगाया, ऐसे आंख मीच करके ऐसे बोल पड़ रहा है। तो हमको समझना पड़ेगा वो धुआं है
तो वो कौन सा धुआं है ये भी समझना पड़ेगा ना। वो पानी का धुआं है या अग्नि का धुआं है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना, नहीं तो भ्रांति हो जाएगी। क्योंकि पानी में से भी धुआं निकलता है ना, जैसे सर्दियों में, तो ये सब समझना पड़ेगा। फिर वो तो व्यभिचारी वाला में हो जाएगा। अगर धुआं देख करके आपने स्वीकार कर लिया यहाँ धुआं है तो अग्नि है, तो व्यभिचारी हो जाएगा ना वहां पर, अर्थात वो बदल जाएगा, वो जान बदलने वाला नहीं होना चाहिए। फिर वो भी आपको समझना होगा। तो इसलिए सारी बातों को समझते हुए हमको चलना होगा। तो कह रहे हैं तत्पूर्वकम, ये जो शब्द है इससे लिंग और लिंगी के संबंध को जानना होता है सबसे पहले। तो जब अनुमान करने वाला अनुमाता है वो लिंग और लिंगी के संबंध को समझता है, तो लिंग और लिंगी परस्पर जुड़े रहते हैं। इनका जो संबंध है उसको व्याप्ति नियम कहते हैं। तो जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ऐसा यह व्यापक नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा कह सकते हो। तो जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, तो ये व्यापक नियम है। तो इस नियम को हम पहले समझते हैं, जानते हैं। अच्छा, वहां हमने धुआं देखा, वहां पर भी अग्नि दिखाई दिया, और फिर दोबारा कभी देखा, वहां पर धुआं देखा, फिर वहां पर भी अग्नि दिखाई दी। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हमने देखा, तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर धुआं है तो अग्नि होती है इसी प्रकार से। तो फिर एक नियम बनता है कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, ऐसा। वहां वहां का मतलब उसी स्थान पर, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। वहां वहां का मतलब जहां धुआं है उस धुएं के पीछे अग्नि जरूर है। अब उसका इन्वेस्टिगेट करो, अब वो कहां पर अग्नि, वो अलग बात है। उस अग्नि को आप बहुत दूर भी रख सकते हो, बहुत पास में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर वहां अग्नि है। वहां का मतलब है उस धुएं के साथ जुड़ी हुई अग्नि है, कहीं तो है। तो ये व्यापक नियम बनता है। इसको कहते हैं लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम। लिंग और लिंगी का जो संबंध है, जो व्याप्ति नियम है, उसको दर्शनम देखना पड़ता है हमको। फिर उसके साथ में कहा लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते, और लिंग के दर्शन को भी ये जोड़ता है तत्पूर्वकम शब्द। एक तो लिंग और लिंगी के संबंध को दिखाता है तत्पूर्वकम शब्द, और केवल लिंग को भी दिखाता है लिंग दर्शनम च, और लिंग दर्शन को भी जोड़ता है। प्रारंभ में हमको दोनों को जोड़ता है, व्याप्ति नियम को जोड़ता है। पहले हमको समझना होता है ना, लिंग और लिंगी, लिंग और लिंगी दोनों को साथ साथ हम समझते हैं। जब जब हम धुएं को देखते हैं तब तब अग्नि को भी देखते हैं साथ साथ में, समझ रहे ना। मतलब पाकशाला में लकड़ी से अग्नि जलाए जा रही है, तो वहां पर धुआं भी देख रहे हैं और अग्नि को भी देख रहे हैं, धुएं को भी देख रहे हैं, अग्नि को भी देख रहे हैं। तो साथ साथ जो है लिंग और लिंगी को हम साथ साथ भी देख रहे होते हैं ना। तो वो जो लिंग और लिंगी का जो संबंध है परस्पर रहने का, एक साथ रहने का, एक साथ का मतलब है दोनों का परस्पर संबंध है। तो यही धुएं के साथ अग्नि, ये जो संबंध है, ये इसी को व्याप्ति संबंध कहते हैं। पर जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, हमने अनेक बार देखा है। तो इससे एक व्यापक नियम बनता है। तो उसी व्यापक नियम को लिंग लिंगी का संबंध कहते हैं। इसको भी हमने देखा है प्रत्यक्ष अनेक बार। फिर अब कहीं पर केवल धुएं को देखा, अब लिंगी को वहां देख नहीं रहे, तो केवल लिंग को देख करके फिर हम अनुमान करते हैं कि इसके आसपास में अग्नि है। तो इसलिए कह रहे हैं लिंग लिंगी के संबंध को भी और लिंग दर्शन, केवल लिंग दर्शन, इन दोनों को जोड़ने वाला है यह तत्पूर्वकम शब्द। पकड़ में आ गए जी। अब आगे बढ़िएगा। लिंग लिंगिनो संबंधयो दर्शनेन लिंग स्मृति अभिसंबध्यते। अब तीसरी बात कही जा रही है, लिंग लिंगिनो संबंधयो दर्शनेन। लिंग और लिंगी इन दोनों का संबंध हमने कई बार देखा, लगातार कई बार देखा हमने। जहां जहां अग्नि को देखा वहां वहां धुएं को भी देखा। कई बार लिंग और लिंगी दोनों को हमने देखा। तो लिंग लिंगिनो संबंधयो, लिंग और लिंगी इन दोनों संबंधों को दर्शनेन, देखने से। अब उसके बाद में कभी हमको
लिंग दिखाई दिया है अथवा लिंग की स्मृति होती है तो लिंग स्मृति अभिसंबध्यते, लिंग की भी स्मृति आ जाती है। कहीं अग्नि शब्द बोल दे कोई, अग्नि, तो अग्नि शब्द बोलते ही है या अग्नि देखते ही है उसका जो लिंग जो धुआं है उसकी भी स्मृति हो जाती है। तो लिंग स्मृति अभिसंबध्यते, लिंग की स्मृति भी हमको हो जाती है। मतलब हमने कहीं अग्नि देख लिया, उस अग्नि को देखते ही उसके साथ रहने वाली जो अग्नि दिखाई दे रही, मान लो वो धुआं दिख नहीं रहा है, अथवा किसी ने अग्नि बोला है तो अग्नि बोलते ही उस अग्नि के साथ जुड़ा रहने वाला जो लिंग है उसकी भी स्मृति हो जाती है। धुआं बोलते ही अग्नि की स्मृति आएगी, अग्नि बोलते ही धुएं की स्मृति आ जाएगी। तो यहाँ पर लिंग स्मृति अभिसंबध्यते, लिंग की भी स्मृति जुड़ जाती है उसके साथ में। तत्पूर्वकम के साथ में लिंग की स्मृति भी जुड़ जाती है, अर्थात लिंग को देखना है हमको। जब अनुमान करेंगे तो लिंग को हम देखेंगे, तो लिंग के स्मृति के अनुसार, यानी जहां भी अनुमान होगा पहले हमको लिंग की स्मृति आएगी। हाँ, मेरे को यहाँ अनुमान करना है, यहाँ मेरे को जानकारी प्राप्त करनी है, भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जीवात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो हमको लिंग की स्मृति आएगी। ऐसे कैसे ईश्वर का पता लगेगा हमको, ऐसे कैसे जीवात्मा का पता लगेगा, ऐसे कैसे इस वस्तु का पता लगेगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर हमको लिंग की स्मृति आएगी। कोई लिंग तो देखूं मैं, कोई चिन्ह तो देखूं, उस चिन्ह के थ्रू मैं समझ सकूंगा। ठीक है, मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं। दुनिया को देखते हम लोग, मतलब जो भी सृष्टि है इस सृष्टि को देखते हैं, परमात्मा की जो लीला है ना, परमात्मा की जो लीला कहो, माया कहो, माया लीला जो है परमात्मा की कृति को कहते हैं। यानी इस परमात्मा की संरचना रूपी जो विशिष्ट ज्ञान है उसी को माया कहते, लीला कहते। माया और लीला ये जो शब्द है ये ज्ञानवाची है, प्रज्ञावाची है। तो जब परमात्मा की इस ज्ञान को हम देखते हैं सृष्टि विद्या के माध्यम से, तो वो परमात्मा का जो विशिष्ट ज्ञान है उस सृष्टि में दिखाई दे रहा होता है। उसको देख करके हमको पता लगता है ऐसा सिस्टम, ऐसा जो इतना विचित्र ये जो संसार है, ये इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। तो वो लिंग की स्मृति कराएगा हमको। जहाँ भी हमको अनुमान करना है परमात्मा के बारे में, जीवात्मा के बारे में, ये जिसको भी हम नहीं देख रहे हैं लेकिन उसका ज्ञान करना चाह रहे हैं अनुमान के माध्यम से, तो वो जैसा ही प्रसंग आएगा लिंग की स्मृति आ जाएगी हमको। अगर अनुमान करना है तो लिंग की स्मृति आ जाती है और उस स्मृति से फिर हम लिंग को ढूंढते हैं कि कोई ऐसा चिन्ह, कोई ऐसा सिंबल, कोई ऐसा हमको कुछ मिले जिसके थ्रू, जिसके माध्यम से मैं उसको जान सकूं। उसकी खोज करते हैं, उसी को बता रहे हैं लिंग स्मृति अभिसंबध्यते। और वो लिंग की स्मृति को भी वो उत्पन्न करता है, ये तत्पूर्वकम शब्द। स्मृत्या लिंग दर्शनेन च अप्रत्यक्षो अर्थो अन्मीयते। अब कहते हैं स्मृत्या, लिंग की स्मृति हो गई जी हमको, तो उस लिंग की स्मृति से हमको समझ में आ जाता है, हाँ अब मेरे को कोई चिन्ह पकड़ना है कि यहाँ बोला तो था कि यहाँ कुछ आपको मिलेगा, कुछ तो चिन्ह दिखाई दे। तो उस लिंग की स्मृति से फिर हम चिन्ह को खोजते हैं और खोजते खोजते हमको लिंग दिखाई देता है। तो लिंग दर्शनेन, उस लिंग के देख लेने से अप्रत्यक्षो अर्थ, जो न दिखाई देने वाली वस्तु है उसका भी अनुमीयते, अनुमान हो जाता है। पकड़े में आ गए जी। ये जो बातें, दो ही पंक्ति है, देखिए दो ही पंक्ति और सूत्र, इन दोनों को, तीनों 3-4 पंक्तियों को समझने के लिए हमको कितना टाइम लगा है। तो ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी थोड़ा टाइम लगता। अगर जो वैयाकरण है, संस्कृत पढ़ने वाले, इतना टाइम नहीं लगता। इसके लिए तो 2-3 मिनट में ये हो जाता है, 2-4 मिनट में ये 3 पंक्ति हो जाते हैं। लेकिन आप सबको ये समझाने के लिए इतना टाइम लगा। तो कहा जा रहा है स्मृत्या लिंग दर्शनेन च अप्रत्यक्षो अर्थो अन्मीयति। जब लिंग की स्मृति आ जाती है, जिस किसी का भी अनुमान करना चाहते हैं तो पहले हमको लिंग की स्मृति आती है। उस लिंग की स्मृति से फिर हम लिंग को देखते हैं, कोई चिन्ह को, सिंबल को खोजते हैं, और जब सिंबल दिखते ही तो लिंग दर्शनेन, उस सिंबल के, उस चिन्ह के देख लेने से अप्रत्यक्ष जो भी अर्थ है उसका अनुमान हो जाता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़े जी। अब 3 प्रकार के अनुमानों में एक प्रकार है पूर्ववत। ये पूर्ववत का मतलब क्या है?
तो समझा रहे हैं भाष्यकार, यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, जहां कारण के द्वारा कार्य का अनुमान होता है उसको पूर्ववत कहते हैं। पूर्ववत का मतलब है कारण वाला, यहाँ पूर्ववत शब्द का अर्थ है कारण वाला, कारण वाला अनुमान होता है। यानी पहले हम कारण देखते हैं और कारण को देख करके उसके कार्य का अनुमान कर लेते हैं। कारणों को देख करके कार्य का अनुमान होता है, तो ऐसे अनुमान को पूर्ववत अनुमान कहते हैं। जैसे सीमेंट है, लोग ला के सीमेंट रख रहे हैं, सरिया ला करके रख रहे हैं और कंकर ला करके रख रहे हैं, मेस्त्री भी वहाँ आकर के खड़ा हो गया, मजदूर लोग भी आके काम करने वाले कर्मचारी भी आकर के खड़े हो रहे हैं, चहल पहल हो रहा है, कोई पानी डाल रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये क्या चीज़ें हैं, ये सब कारण है। और उन कारणों को देख करके हमको क्या अनुमान होगा, हाँ यहाँ कुछ बन रहा है, कोई मकान या कुछ तो बन रहा है, कोई घर बन रहा है, मकान हमें पता नहीं है वो मकान है, वो घर है, मतलब कुछ बन रहा है। अच्छा, उसको आप मकान नाम दो या स्कूल नाम दो या हॉस्टल नाम दो या कुछ भी नाम दो, तो कारणों को देख करके कार्य का अनुमान होता है। तो पूर्ववत का मतलब है कारण वाला, ऐसा एक अनुमान है, कारण वाला अनुमान, अर्थात कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है, इसको पूर्ववत कहा है। यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, जहां कारण के द्वारा कार्य का अनुमान होता है। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टि इति। बहुत समय से मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आश्रम में अभी तक बरसात नहीं हुई, तो कल रात से थोड़ी थोड़ी बरसात हुई है, यानी कल भी थोड़ी सी बरसात हुई, आज दिन में भी थोड़ी सी बरसात हुई, आंधी आ गई, बिजली चली गई दिन भर, बीच बीच में संयोग से शाम को आ गई बिजली। बरसात में ऐसे चलेगा जंगल में, ठीक है जी, आपका क्लास भी बाधित हो सकती है कभी कभी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि बरसात आ गई जी। अब बरसात आने से पहले मेघोन्नत्या, मेघ का मतलब बादल बहुत बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं, दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, घने बादल आ रहे हैं और बहुत काले घने बादल ऐसे आ रहे हैं जैसे कि आपके ऊपर ही बरसेगा। तो उन मेघों की उन्नति से, मेघोन्नत्य का मतलब बढ़ते हुए बादलों को देख करके जानकार व्यक्ति को ये अनुमान होता है, वृष्टि ही भविष्यति, हाँ अब बरसात होने वाली है, ठीक है जी। तो ये मेघ तो क्या है, कारण है, तो कारणों को देख करके वृष्टि रूपी कार्य का अनुमान होता है। तो इसको कहते हैं कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है, इसको पूर्ववत अनुमान कहते हैं। स्पष्ट हो गया, ये तो सरल है। अब आते हैं शेषवत। शेषवत का अर्थ है इसका उल्टा, पूर्ववत को उल्टा करो तो वो शेषवत होगा। तो यत्र कार्येन कारणम अनुमीयते, जहां कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। हाँ जी, मैं आपको अजमेर ले चलता हूँ, जोधपुर ले चलता हूँ, जैसलमेर ले चलता हूँ, फिर वहाँ के घरों को दिखाता हूँ, देखो ये घर देख को बता दो जी कैसे बना ये घर, इस घर का कारण क्या है, तो बताएंगे तो ये तो पत्थरों का मकान है, ये समझ रहे हैं आप लोग। कार्य को देख करके कारण का आप अनुमान करेंगे। और वहीं पर मैं आपको गुजरात में ला करके आपको दिखा दूं ये मकान बताइए, तो आप कहेंगे तो ईंटों का मकान है। जानकार होना चाहिए, ऐसे नहीं केवल देख करके ही। लिंक का मतलब लिंक को पहचानना भी तो आना चाहिए ना, ऐसे आंख मीच करके थोड़ा बताओगे। मान लो पत्थर से मकान बनाया है और ऊपर से ऐसा लिपाई कर दिया कि आपको पता ही नहीं लगे, तो आपके पहचानने में दोष होगा। तो मैं क्या कहूँ, मतलब सिंबल को, चिन्ह को, लिंक को पहचानना भी तो आना चाहिए ना। तो ठीक प्रकार से पहचानने वाला ही तो ठीक अनुमान करेगा, नहीं तो अनुमाता में दोष होगा। अनुमान में कोई दोष नहीं होगा। प्रमाण हमेशा निर्दुष्ट रहते हैं, प्रमाण हमेशा सत्य रहते हैं, प्रमाण हमेशा प्रमाण के रूप में रहते हैं, प्रमाण नहीं बदलते हैं। हम बदलते हैं, हमारा सोच बदलता है, हमारी बुद्धि बदलती है, हमारे कर्म बदलते हैं, हमारी उपासना बदलती है, हम तो सब बदलते हैं, हम गिरगिट की तरह बहुत बदलते हैं। तो हमारे में दोष होता है, लेकिन प्रमाणों में कोई दोष नहीं होता, ये याद रखिएगा।
तो कहते कार्येन कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके कारणों का अनुमान होता है, ये शेषवत अनुमान कहलाता है। तो अब कहते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, पूर्वोदक विपरीतम उदकम नद्याः पूर्णत्वम शीघ्रत्वम च दृष्ट्वा स्रोतसो अनुमीयते भूता वृष्टि इति। कहते हैं पूर्वोदक विपरीतम उदकम, उदकम कहते पानी को, नद्याः, नद्याः नदी के, नद्या में षष्ठी विभक्ति है, नद्याः नदी के पूर्व उदक विपरीतम उदकम, पहले वाले पानी से विपरीत पानी को, नदी के पहले वाले पानी से विपरीत पानी को देख करके। ऐसा है, हाँ जी, कहाँ रहते हो? बनारस पे रहता हूँ, या बनारस में रहता हूँ, या गंगा पे रहता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। गंगा पे रहता हूँ, जमुना पे रहता हूँ, मतलब बहती हुई गंगा पे, बहती हुई गंगा पे रहता हूँ, या बहती हुई जमुना पे रहता हूँ, मतलब गंगा पे रहता हूँ जी, या गंगा में रहता हूँ, ऐसा बोल रहा है व्यक्ति। मतलब गंगा के किनारे, जमुने के किनारे रहता है, रोज जा रहा है वहाँ से, किनारे से स्कूल जा रहा है, आ रहा है। हम लोग गुरुकुल में थे गंगा के किनारे पे, और वहाँ गंगा के किनारे रोज आते जाते थे हम लोग। 1-1 घंटा लगता था वॉशरूम जाने के लिए, हमारे ज़माने में 1 घंटा चल के जाओ आओ, दूर जाना होता है। तो गंगा के किनारे आने जा रहे हैं, पानी बहता जा रहा है, बड़ा शुद्ध पानी दिख रहा है। कैसा पानी है? शुद्ध पानी बह रहा है। जाते समय तो शुद्ध पानी दिख रहा था, फिर आते समय आ रहे तो वो पानी नहीं रहा। पूर्वोदक विपरीतम उदकम, पहले वाले पानी से विपरीत पानी को देखा, और कैसा आ रहा है पानी? मटमैला आ रहा है, मिट्टी मिला हुआ, झाड़ झंकाड़ आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बहकर का आ रहा है। तो पहले बहते हुए पानी से विपरीत पानी को देख करके क्या समझ में आता है? और वो भी पानी थोड़ा नहीं जा रहा है, पूर्णत्वम, पानी जो है भर कर के नदी में जा रहा है। और शीघ्रत्वम, पहले तो आराम से जा रहा था पानी, सामान्य दौड़ से जा रहा था पानी, उसकी गति धीमी थी, लेकिन शीघ्रत्वम, अब पानी तेजी से जा रहा है। ये सब दृष्टवा, देख करके। पूर्व उदक से विपरीत उदक नद्या, नदी के पहले वाले पानी से विपरीत पानी को देखा है, दृष्टवा। कैसे देखा? पूर्णत्वम शीघ्रत्वम, पानी जो है भर करके जा रहा है और शीघ्रता से जा रहा है। ये सब देख करके हमें अनुमान होगा, स्रोतसो अनुमीयते। स्रोत का मतलब पानी जहाँ से पीछे से कहीं से भी आ रहा है, उस स्रोत का, उसका आधार, बेस का अनुमीयते, अनुमान होता है। क्या? भूतावृष्टि, पीछे बरसात हुई थी, हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ तो बरसात नहीं हो रही है, लेकिन पीछे बरसात हुई थी, उसी के कारण से वो पानी बह कर के आ रहा है, ऐसा अनुमान होता है। पकड़ में आ गए जी? ये है शेषवत प्रमाण का अर्थ, यानी कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, ये शेषवत प्रमाण हो गया। अब कहते हैं सामान्य तो दृष्टम क्या होता है? सामान्य तो दृष्टम का मतलब क्या होता है? सामान्य तो दृष्टम, सामान्य तो दृष्टम का मतलब सामान्य रूप से देखा जाता है। अब ये सामान्य रूप से देखने का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। पहले इस पंक्ति को पढ़ने से पहले, सामान्य तो दृष्टम का मतलब है सामान्य नियम, जनरल रूल, ठीक है जी, कॉमन रूल ऐसा कह सकते हैं। कॉमन रूल एक सामान्य नियम है, कॉमन रूल है। क्या है? बहुत सारे रूल्स होते हैं, कॉमन रूल्स, तो उसी के बेस पर हम अनुमान करते हैं। पहले समझने का प्रयत्न करना। कॉमन रूल होता है ना, जो साधारण यानी सामान्य रूल होता है, नियम होता है, उन सामान्य नियमों के आधार पर हम लोग अनुमान करते हैं। सामान्य तो दृष्टम का मतलब है सामान्य नियम, कॉमन रूल, जो सर्वसामान्य होता है, यानी सबके लिए बराबर होता है। तो वो जो सामान्य नियम होता है, कॉमन रूल जो होता है, जो सामान्य नियम होता है, उसके बेस पर, उसके आधार पर हम लोग अनुमान करते हैं। हाँ जी, मैं दिल्ली में घूम रहा था। अब दिल्ली वाले कौन है आप में से? हाँ जी,
तो कोई भी हैं आप दिल्ली से, तो मैंने देखा आप वहाँ देख रहे थे, आप वहाँ मॉल के सामने खड़े थे, आपको देख लिया मैंने मॉल के सामने, मैं भी गया था मॉल में, आप भी वहाँ दिखाई दिए, फिर वहाँ से मैं चल करके निकल गया, आप दूर थे, आपसे मिल नहीं पाया। ऐसे गाड़ी में जा रहा था मॉल के पास में से, आप भी निकल रहे थे, मैं भी निकल गया, आप भी निकल गया, और आधे घंटे के बाद में मैं मंदिर के पास गया, मंदिर में मेरे लेक्चर है, तो आप मंदिर में भी आ गए। आप पकड़ रहे हैं आप मेरी बात को? पहले मॉल के पास में देखा, अब मंदिर के पास देखा, तो आप कैसे आए जी वहां पर? पहले मॉल के पास में थे, अब वहां मंदिर के पास आए, कैसे आए बताओ आप? तो आप यही बताएंगे चल के आए, गाड़ी से चल के या पैदल चल के, जैसे भी, पर चल के आए ना आप। तो सामान्य नियम क्या है, एक वस्तु को हम एक जगह देखते हैं, कालांतर में उसको दूसरी जगह देखते हैं, तो एक कॉमन रूल है कि अगर कोई वस्तु वहां नहीं दिखती है, वो दूसरे स्थान पर दिख रही है वो वस्तु, तो चल करके गई वो वस्तु, स्वयं गई है या कोई लेके गया वो एक अलग बात है, बस चल करके वस्तु गई। तो ये सामान्य नियम है, एक समय में एक जगह दिख रही वस्तु, वो वस्तु जड़ वस्तु हो, चेतन वस्तु हो, कोई भी हो, अब दूसरी जगह पर उसको देख रहे हैं, तो एक नियम है, बिना गति के कोई वस्तु एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है, ये कॉमन रूल है, सामान्य नियम है। पकड़ में आ गया आपको? ये रूल साधारण नियम है। तो ऐसे इस कॉमन रूल से हमको पता लगता है। तो आइए अब पंक्ति को समझ लेते हैं। व्रज्यापूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनमिति। कहते हैं अन्यत्र, आप में से कोई माइक को खोल के रखा है, अपना माइक बंद करके रखिएगा। कहते हैं अन्यत्र दृष्टस्य, अन्यत्र, अच्छा जब मैं बोलता हूं तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि अब ध्यान दिया आपने, सावधानी रखिएगा। तो अन्यत्र दृष्टस्य, दूसरे जगह पर देखे हुए को, अन्यत्र दर्शनम, फिर दूसरे जगह देख, मतलब अन्यत्र दृष्टस्य का मतलब एक जगह पर देखे हुए व्यक्ति को, अन्यत्र दर्शनम, दूसरे जगह हम देख रहे हैं। अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम, इसका अर्थ कर रहा हूं, व्रज्यापूर्वकम को बाद में अर्थ करूंगा। अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम का मतलब है अन्यत्र दृष्टस्य, एक जगह पर देखे हुए व्यक्ति को, अन्यत्र दर्शनम, दूसरे जगह उसको देख रहे हैं। पहले एक जगह देखा है, उसी व्यक्ति को दूसरे जगह देख रहे हैं। तो अन्यत्र दृष्टस्य, इसको कहिए अन्यत्र दृष्टस्य मनुष्यस्य, एक जगह पर देखे हुए मनुष्य को अन्यत्र दर्शनम, दूसरे जगह पर देख रहे हैं। अब ये जो दूसरे जगह पर देख रहे हैं, तो उनको चलते हुए हमने नहीं देखा, गति करते हुए आए, गाड़ी के माध्यम से, पैदल, रिक्शा या किसी के माध्यम से चल कर के आते हुए को हमने नहीं देखा, लेकिन एक व्यक्ति को एक जगह देखा, उसी व्यक्ति को थोड़े से देर के बाद में दूसरी जगह देखा। तो व्रज्यापूर्वकम, ये गति पूर्वक आए हैं, बिना गति के नहीं आ सकते, तो गति का अनुमान हो रहा है हमको। गति को हमने नहीं देखा है ना, चलते हुए को नहीं देखा, उस चलना रूपी जो गति है, क्रिया है, उसको हमने नहीं देखा, तो उसका अनुमान करेंगे चल करके आए, ऐसे थोड़ा आएंगे, बिना चले कैसे आ सकते हैं? एक साधारण नियम है, कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है तो वो चल करके जाती है, ये एक साधारण नियम है, कॉमन रूल है। इसी के आधार पर हम उस व्यक्ति को भी समझ लेते हैं। अभी मैं मॉल के पास देखा था, एक घंटे के बाद उसको मंदिर पे भी देखा, तो मैं ये अनुमान करूंगा ये चल करके आए, तो गति का अनुमान कर रहा हूं, चल करके आए, बिना चले नहीं आ सकते, इसका अनुमान हो गया। इसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं संसार में, उन कॉमन रूल्स के आधार पर हम बहुत सारी चीजों का अनुमान करते हैं।
पकड़ में आ गए जी, ये सामान्य तो दृष्ट क्या होता है। तो इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तथा उसी प्रकार आदित्यस्य, आदित्य कहते सूर्य को, प्रातःकाल देखा हमने सूर्य को तो कहाँ दिखता है, पूर्व दिशा की ओर दिखता है हमको। फिर सायंकाल देखा तो सायंकाल देखा तो सूर्य को कहाँ देखते हैं, पश्चिम दिशा में देखते हैं। तो एक सामान्य नियम क्या होता है, वो सूर्य जो है गति करके उधर से इधर आ गया, ऐसे समझ लीजिए। ये वैसे स्पेस साइंस की दृष्टि से ऐसा नहीं होता है, ये मोटा उदाहरण है। ये मोटा उदाहरण है, धरती घूम रही है, वो जो भी बातें हैं वो सब उस सूक्ष्मता में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर। बस एक मोटा उदाहरण बताया मोटे तौर पर, जिसे हमको नजर आता है। भाई सूर्य सुबह इधर था, इधर आ गया तो चल करके गया, ऐसा बोध होता है। बस इतना ही बताना चाह रहे हैं मोटे तौर पर, क्योंकि उदाहरण जो है मोटे तौर पर होते हैं ना, आपको पता है, सबको समझ में आता है। ऐसा उदाहरण दे दिया। तो तथा च आदित्यस्य गति, आदित्य की गति, आदित्यस्य का मतलब है आदित्यस्य गतिर, आदित्य की गति का अनुमान होता है। तस्मात् अप्रत्यक्ष अपि आदित्यस्य व्रज्या इति, व्रज्या का मतलब गति, व्रज्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में व्रज्या, दीर्घ आकार है, व्रज्या। तस्मात्, इससे पता लगता है अप्रत्यक्ष आदित्य का, अप्रत्यक्ष आदित्य की भी गति होती है, ऐसा पता लगता है कि बिना गति के वो इधर वाला इधर कैसे आ गया। अब आदित्य की गति मानियो, धरती की गति मानो, किसी की भी गति मानो स्पेस साइंस की दृष्टि से, पर गति के बिना नहीं आया इधर, ऐसे समझ लीजिए, मोटा समझ लीजिएगा। आदित्य की गति का हमें पता लगता है। अब वो आप उस आदित्य की गति ना मान करके स्पेस साइंस के खगोल विद्या के अनुसार भूमि की गति समझ लो, कोई आपत्ति नहीं है। तो कहते हैं आदित्य की गति का पता लग रहा है, क्योंकि सुबह देखा तो पूर्व दिशा में था और सायंकाल देखा तो उत्तर दिशा में था, पश्चिम दिशा में आ गया। तो इससे पता लगता है कि आदित्य चल करके पश्चिम की ओर गया, ऐसा मोटे तौर पर ऐसा बोला जाता है। तो ये है सामान्य तो दृष्ट। तो तीन बातें आपके सामने आई है कि पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य तो दृष्ट अनुमान। तो पूर्ववत का मतलब है कारण वाला अनुमान, कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है। जहां जहां कारण को देख करके कार्य का अनुमान होता है उसको पूर्ववत अनुमान कहते हैं, और जहां जहां कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है उसको शेषवत अनुमान कहते हैं। और जहां जहां सामान्य नियम के आधार पर, जहां जहां सामान्य नियम के आधार पर अनुमान होता है उसको सामान्य तो दृष्ट अनुमान कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी। ये एक व्याख्या है पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट की। दूसरी व्याख्या हम कल समझने का प्रयत्न करेंगे। कल का मतलब अगले पाठ में। कल तो अमावास्या है मेरे विचार से, तो कल पाठ बंद रहेगा, क्लास बंद रहेगी, कल पाठ बंद रहेगा। हाँ पूर्णिमा, हाँ पूर्णिमा, ठीक है। हाँ पूर्णमासी है तो पूर्णिमा है जी, कोई बात नहीं। तो कल पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन कल बंद रहेगी क्लास। तो किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो, समय वैसे नहीं है, फिर भी एक आध प्रश्न आप कर सकते। कोई अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें कोई बात समझ में नहीं आया हो, कोई शब्द। हाँ जी, मीना जी को क्या समझ में नहीं आया? माइक खोल करके पूछिए। माइक नहीं खोला है आपने? नहीं, माइक नहीं खोल पाया आप। सीख लीजिएगा माइक खोलना बंद करना ये सब। और किसी कुछ पूछना है? हाँ विजया माता जी को। हाँ जी, अभी प्रेत का एक व्यक्ति बात कर रहे हैं ना, आप रुकिए। हाँ विजया माता जी बोलिए। अभी प्रेत शब्द का अर्थ क्या है? कहाँ से पढ़ा आपने? अभी प्रेत तो हमने अभी पढ़ा नहीं है।
अभिप्रेत ये अनुगामी लक्षण में आता है, हिंदी में है वो। अच्छा, हिंदी में अभिप्रेत का मतलब है, तो 10 ठीक है ना। ऐसा है कि कोई किसी को लक्षित करता हो ना, लक्षित को अभिप्रेत कहते हैं। अब वो प्रसंग देखना पड़ेगा, किस प्रसंग में अलग अलग प्रसंगों में अभिप्रेत का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन सामान्य अर्थ बता रहा हूं। किसी को लक्षित करने के लिए अभिप्रेत कहता है, उसको लक्षित करके बोल रहा हूं मैं कह रहा, मैं पाठ को लक्षित करके बोल रहा हूं, मैं अमावस्या को पूर्णिमा को लक्षित करके, अष्टमी को अमावस्या पूर्णिमा को लक्षित करके पाठ बंद करने की बात कर रहा हूं। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैं अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा को अभिप्रेत करके पाठ बंद करने की बात कर रहा हूं। तो अभिप्रेत का मतलब है लक्षित, जी, मतलब उस ओर संकेत करते हुए। हो गए जी? एक और है जी, एक और है, बोलिए। शब्द का अर्थ ही पूछना है। वो है व्यावर्तक। व्यावर्तक का मतलब भेदक। व्यावर्तक, हाँ, पहले बोला था ना, व्यावर्तक का मतलब है भेद करने वाला, पृथक करने वाला, अलग करने वाला। हाँ जी, श्वेता जी को क्या पूछना है? श्वेता जी पूछ रही हैं या? नमस्ते स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, व्यवसायत्मक जो ज्ञान था कल से प्रत्यक्ष में था ना स्वामी जी, उसमें, तो वो होगा संशयात्मक ज्ञान, मतलब अभी 100% पता नहीं कि वो क्या है। उसके बाद में अव्यवसायत्मकम का मतलब है अनिर्णित ज्ञान। जहां भी अनिर्णित ज्ञान होता है उसी को संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। पता नहीं ये है या वो है। हाँ स्वामी जी, तो फिर ये अनुमान, उसके जो अनुमान है वो भी तो ऐसा ही है ना स्वामी जी, कैसा है अनुमान? जो अव्यवसायत्मक ज्ञान। ऐसा थोड़ा है अनुमान अव्यवसायत्मक। अनुमान देखिए, प्रमाण जो भी निर्धारित होता है वो व्यवसायत्मक ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो, चाहे अनुमान प्रमाण हो या शब्द प्रमाण, सब व्यवसायत्मक होते हैं। अव्यवसायत्मक कोई प्रमाण नहीं होता है। जी, आप कल पूछ लीजिएगा। जी, यहाँ पे अर्थ तत्पूर्वकम है ना स्वामी जी, अर्थ मतलब बाद में। अथ का मतलब ये तो जैसे अथ तो ऐड किया है सूत्र के साथ में, अथ तत्पूर्वकम, अर्थात अब प्रत्यक्ष को बोलने के पश्चात अनंतर अर्थ में अथ शब्द है। अनंतर का मतलब है पश्चात, प्रत्यक्ष के बाद में अब अनुमान को बताने वाले। जी, अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, जैसे मैंने प्रारंभ में कभी बताया होगा, तो अथ शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। उसमें से एक अर्थ पश्चात, बाद में, प्रत्यक्ष के बाद में अब अनुमान प्रारंभ हो रहा है, इतने को बताने के लिए अथ शब्द का प्रयोग है। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।